सलामती और आफियत हो। अगला टॉपिक हमारे सिलेबस का है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इको। ये एक मैंने बताया था रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मल्टी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। दुनिया के अंदर 300 से ज्यादा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब उन कंट्रीज जो इनकी मेंबर्स होती हैं, उनकी फाउंडिंग कंट्रीज या उन सारी कंट्रीज के म्यूचुअल इंटरेस्ट्स होते हैं। समटाइम ये रीजनल होती हैं, समटाइम ये रिलीजियस बेस्ड होती हैं, समटाइम ये इकोनॉमिक होती हैं, ये अक्रॉस अ ग्लोब अक्रॉस अ कॉन्टिनेंट भी हो सकती हैं। लेकिन ये हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इसके अंदर हम इको पढ़ेंगे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस हमारा अगला टॉपिक है सार्क के बाद। हमने सार्क की हुई और बाकी जो हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हम विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ करेंगे। इसके टोटल 10 मेंबर हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो तेहरान के अंदर है और इसकी एक जो है ना वो ऑब्जर्वर स्टेट है, वो है नदन साइप्रस। ये सक्सेसर है आरसीडी की, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट की, जो कि 1964 में बनी थी, जो कि 1985 में जब ये बनी तो उसके बाद जो है ना वो खत्म हो गई, इसमें मर्ज हो गई। इसके 3 फाउंडिंग फादर्स से पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। इन 3 जो फाउंडिंग फादर्स थे, इन कंट्रीज के जो हेड थे, उन लोगों ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जिस इनिशिएटिव के तहत ये तीनों इस्लामिक क्योंकि कंट्री हैं, ये एक फ्री ट्रेड ब्लॉक बनाना चाहते थे जिसमें इन तीनों कंट्रीज के कोऑपरेशन से जो भी रिस्पेक्टिव आपके सेगमेंट्स थे, रिस्पेक्टिव जो आपके इससे मुतालिक कुछ भी सेक्टर था, हर मसले को ये 3 कंट्रीज साथ में लेके आपस में चलेंगी। ये इन दिनों की बात है जिन दिनों राइज ऑफ वहाबिज्म पाकिस्तान में प्रमोट हो रहा था। यूएसएसआर आके यहाँ से चला गया था और जो फंडिंग थी पाकिस्तान के अंदर 2 कंट्रीज बहुत ज्यादा कर रही थी, एक सऊदी अरब और दूसरा ईरान। ये दोनों कंट्रीज क्योंकि अलग अलग ब्लॉक हैं, एक दूसरे के राइवल्स कंसीडर होते हैं, सो इसीलिए सऊदी अरब बहुत ज्यादा यकदम से पाकिस्तान के अंदर कुछ 3000 मदरसे तब थे जब 1979 के अंदर जब रशिया इधर आया 1979 के अंदर। लेकिन जब वो यहां से गया 1999 के अंदर 89 के अंदर, तो यहां पे 25,000 मदरसे थे। तो उसके साथ साथ ईरान के भी यहां पे इन्फ्लुएंस बढ़ा था क्योंकि ईरान यहां हमारे नेबरहुड में बैठा हुआ था साथ ही। तो इसीलिए ईरान को ये था कि अगर सऊदी अरब के यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सऊदी अरब ईरान का आइडियोलॉजिकल सबसे बड़ा राइवल है इस दुनिया के अंदर। यूरोशियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटर ऑर्गेनाइजेशन बनी जो है ना वो एशिया और यूरोप, तुर्की और मिडिल ईस्ट के इन तीनों कंट्रीज ने मिलके जो है ना एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई तेहरान के अंदर 1985 के अंदर। एक प्लेटफॉर्म वो चाहते थे प्रमोट करने के लिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एस्टेब्लिश अ सिंगल मार्केट, ताकि एक सिंगल मार्केट बने और इन तीनों इस्लामी मुल्क के अंदर ना सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो बल्कि सोशो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो, ताकि एक प्लेटफॉर्म बन सके ईयू के पैटर्न पे। क्योंकि दुनिया उस टाइम बहुत ज्यादा ईयू से, यूरोपियन यूनियन से बहुत ज्यादा दुनिया इंस्पायर्ड हो रही थी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत फ्लॉरिश हो रहा था। यूरोपियन यूनियन डिसाइसिव पोजीशन में था उस टाइम, दुनिया बायपोलर थी और यूरोपियन यूनियन जो कि वेस्ट के साथ है, इसलिए वेस्ट की जो है ना यूरोपियन यूनियन इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई वेस्ट डोमिनेटेड ऑन द प्लेनेट अर्थ। क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन साथ नहीं होता तो बर्लिन वॉल फॉल नहीं होता और उस तरह से फिर चीजें और तरह से होती। आज भी स्टिल दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन यूएसएसआर, उस टाइम की यूएसएसआर यानी कि आज के रशिया के पास है। अगर यूरोपियन यूनियन जिस साइड पे चला जाता उस साइड पे जो है ना दुनिया की बायपोलरिटी ने चले जाना था। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हर बंदे को एक्नॉलेज कर लेना चाहिए। यूरोपियन यूनियन की सिंगल मार्केट, यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेंथ, सिंगुलैरिटी ने वेस्ट को यानी कि अमेरिका को दुनिया का लीडर बनाया था। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, जब 1979 में जब यहां से विड्रॉ हुआ अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन का, तो सोवियत यूनियन डिसोलिड हो गया, टूट गया। तो उसके बाद ये जो यूनियन थी, ये जो इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, इससे पहले 3 मुल्क थे पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। अब इसमें कोई 7 मुल्क और शामिल हो गए क्योंकि वो टूट चुके थे यूएसएसआर से, और जो कि बाद में बन गया रशिया। इन ममालिक में अफगानिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान थे और ये 1992 के अंदर मिले थे इको में। ये जो इको है ना, इसकी टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 56 करोड़ है टोटल, और इसका जीडीपी जो है वो
2.8 ट्रिलियन है, जो कि दुनिया का 2.4% बनता है टोटल। ये फरगाना वैली जो थी एक कल्चरल इलाका था, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के मुल्हक्का इलाके के अंदर। 1992 के बाद इस फरगाना वैली को, जो कि एक पुराना एक एंसेस्ट्रल कल्चरल इलाका था, एग्रीकल्चरल, इसको जो है फ्री ट्रेड बनाना चाहते थे 1992 के बाद। पाकिस्तान के इसी इको से मुतालिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं। 2017 के अंदर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तुर्की और ईरान के दरमियान, जिसको फ्यूचर में साइन किया जाना था ताकि उस पर इंप्लीमेंटेशन हो सके। अभी तक नहीं हो सके क्योंकि उसके बाद जो है ना सैंक्शंस लगे हुए हैं 2015 से ऑनवर्ड ईरान की न्यूक्लियर को लेके। इसलिए अभी तक इको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो सकी ड्यू टू अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स। पाकिस्तान तुर्की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ 2015 के अंदर, जो कि 2022 तक, जिसको 10 बिलियन तक अपना पाकिस्तान और तुर्की का ट्रेड जो है ना वो एक्सटेंड करना था, लेकिन वो भी यूटिलाइज नहीं हो सका ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस। उस पर हम बात करते हैं सारी। अफगानिस्तान पाकिस्तान का ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ 2010 के अंदर, जिसका जो बेसिक क्रक्स था वो ये था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड हो, जिसमें चीजों की जो है मूवमेंट हो, आना जाना हो, ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होती हुई बियॉन्ड अफगानिस्तान भी जाए और सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पाकिस्तान की गुड्स जाए, और वहां से जो भी रिक्वायर्ड जो वहां, क्योंकि वो जो सेंट्रल एशिया है वो एनर्जी सफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी प्रोफिशिएंट एरिया है। सो वहां से जो चीज हमें चाहिए हम लें, और अफगानिस्तान के वजह से क्योंकि दरमियान में अफगानिस्तान और ईरान आ रहा है, तो जो चीज उनको चाहिए हम दें, और जो हमें चाहिए गैस वगैरह, गैस पाइपलाइन वगैरह, वो सब कुछ वो वहां से लिया जाए। लेकिन अभी तक उसको भी यूटिलाइज नहीं किया जा सका ड्यू टू इंटरनल जो है ना वो पोजीशन ऑफ अफगानिस्तान, ड्यू टू द टेररिज्म एंड द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन अफगानिस्तान। फिर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन एक जो है ना वो प्रपोज हुई थी, लेकिन उसको भी अब तक यूटिलाइज नहीं किया जा सका क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं ऑन ईरान, और इसीलिए अभी तक पाकिस्तान, ईरान ने अपनी साइड वाला हिस्सा ये कि इस गैस पाइपलाइन का बना लिया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं बना सका ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि पाकिस्तान हमेशा करते हैं। फिर जी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक पाइपलाइन भी जो है ना तुर्कमेनिस्तान से होती हुई अफगानिस्तान, और फिर उसने पाकिस्तान तक आना था और आगे इंडिया की दिल्ली तक जाना था, इसको टापी भी कहते हैं, लेकिन वो भी अभी तक यूटिलाइज नहीं हो सकी ड्यू टू द प्रॉब्लम्स, ड्यू टू सिक्योरिटी क्राइसिस इन अफगानिस्तान। देखिए ईरान, तुर्की और पाकिस्तान तीनों इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, जबकि ये जो कंट्री सेंट्रल एशियन है, पर्टिकुलरली आजरबाईजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, इन सब कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रैंकिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो हमें वो एनर्जी चाहिए और उनको गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रेड चाहिए। इको की जो कंट्रीज ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2003 के अंदर, इसमें इस्लामाबाद के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। उसमें जो ट्रेड थी उसको मैक्सिमम टैरिफ फ्री बनाना था इन कंट्रीज के अंदर। बाद में 2009 में इसका एक हट हुआ, लेकिन वो चीजें यूटिलाइज नहीं हो सकी। इको के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे मजबूत और मुस्तहकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इस इको कंट्रीज के अंदर जो है 10 कंट्रीज। जो भी ट्रेड और इकोनॉमिक बैरियर्स हैं उनको खत्म किया जाए इस रीजन के अंदर। इंटर गवर्नमेंटल ट्रेड हो ताकि मैक्सिमम ट्रांजिट ट्रेड हो ताकि इन कंट्रीज का फायदा हो। फिर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो इन एरियाज के अंदर, इन कंट्रीज के अंदर, ये भी इको का एक ऑब्जेक्टिव है। और यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिन कंट्रीज के अंदर एग्रीकल्चर है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, दूसरी कंट्रीज उनको ताउन करे, और जो चीज नेसेसरी दूसरी कंट्रीज से एग्रीकल्चरल कंट्रीज को चाहिए वो वहां से उनको मिल जाए, और जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो ये कंट्रीज अपनी खुद ही यहाँ से बाइंग सेलिंग कर लें, ताकि जो है कॉस्ट बढ़ती है, मतलब अगर यहाँ का एशिया की कोई चीज अगर बाहर मगरब से आती है, अफ्रीका, यूरोप से आती है, तो वहां से आने में कॉस्ट लगती है, पेट्रोल जो भी लगता है, तेल लगता है, गैस लगती है, जो भी, अगर वो बेशक सी रूट से आती है, वाया ट्रेड रूट से आती है, तो जो कॉस्ट आती है अगर वो यहीं से बाइंग कर ली जाए तो वो कम कॉस्ट आएगी। सो इस एरिया के अंदर यूटिलाइजेशन जो है ना एग्रीकल्चर, ये जो भी चीज इनको चाहिए वो इस एरिया के अंदर से ही मिल जाए। सो दिस वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। कॉपरेशन बिटवीन इको इंस्टीट्यूशंस, जो ये इको कंट्रीज 10 कंट्रीज है ना, इन कंट्रीज के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबका कॉपरेशन हो, तो ताकि जो मैटर्स हैं, अगर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो वगैरह वगैरह, ताकि
जो भी मसाइल उनको डील किया। एक्सचेंज इन एजुकेशन, आगे एजुकेशन, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कल्चरल फील्ड्स, जितना भी आपकी इन कंट्रीज के अंदर इंटरनल जो चीजों को लेके जो भी इंफॉर्मेशन है, साइंटिफिक मटेरियल है, रिसर्चेस है, उनको एक्सचेंज किया जा सके ताकि कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ दिस रीजन हो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि 1985 में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने मिलकर बनाई थी ताकि इस इलाके की म्यूचुअल जो है ना वेलफेयर हो सके, जो इस्लामी वर्ल्ड है वो म्यूचुअली आगे बढ़ सके, बिल्कुल ईयू के, यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक की तरह एक ऐसा ब्लॉक बनाया जा सके जो कि इस्लाम को रिप्रेजेंट करे और इस्लामिक वेलफेयर स्टेट्स जो है ना उनको इस्लामी वर्ल्ड के अंदर मैक्सिममली बेनिफिशियल बनाया जा सके। चैलेंजेस इसके देख लेते हैं। सबसे बड़ा इसका चैलेंज है टेररिज्म। आज के दौर में जो सबसे बड़ा फिनोमिनन है आज के दौर का वो है टेररिज्म, और बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म है भी मोस्टली इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम टेररिज्म का अगर नाम लेंगे तो आपको यहाँ ये वाला एरिया अफगानिस्तान के नाम से आपको आशनाई होगी, और उस बारे में आपको पता चलेगा कि टेररिज्म सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे रेडिकल मुस्लिम्स रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो मसाइल खराब करते हैं। और 9/11 जब से हुआ है तब से अफगानिस्तान लाइमलाइट के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। जब 9/11 में यहाँ से अफगानिस्तान बेस्ड मुल्ला उमर, जो कि एक्चुअल में सऊदी बेस्ड था, उसने अमेरिका पे जहाज मारे थे। सो उसके अलावा यहाँ इसी एरिया के अंदर, यहाँ नीचे आजकल टेररिज्म हो रहा है, इसराइल टेररिज्म कर रहा है ऑन पैलेस्टाइन। वो वहां पे बहुत ज्यादा स्लॉटरिंग कर रहा है, बहुत बुरे तरीके से मुसलमान बच्चों को और बड़ों को मार रहा है। सो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस एरिया का वो है टेररिज्म। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मेजर कंट्री विच इज फेसिंग टेररिज्म। हमारे अंदर जो है ना वो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, और जो कि पाकिस्तान को वन ऑफ द अनसेफेस्ट कंट्री पाकिस्तान कंसिडर हो रही थी 2022-23 के अंदर भी स्टिल। और टेररिज्म को अगर ये इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं कामयाब हुई तो वन ऑफ द मेन रीजन इज टेररिज्म इन द रीजन, और टेररिज्म इन विच वाज बीइंग डन इन द मिडल ईस्ट, जिसमें प्रॉक्सीज खेली जा रही थी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। एक दूसरे को वो फंडिंग कर रहे, एक दूसरे के वो रेबल्स को फंडिंग कर रहे थे इन द मिडल ईस्ट, और टेररिज्म फैल रहा था। सो दिस इज वन ऑफ द मेन चैलेंज to the well-being and the progress of the economic cooperation organization। ड्रग ट्रैफिकिंग, ये वो रेड क्रिसेंट के अंदर ये एरिया आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रग कल्टीवेशन होती है, पर्टिकुलरली इन अफगानिस्तान, और ड्रग ट्रैफिकिंग होती है इस एरिया के अंदर। पाकिस्तान के भी कुछ इन एरिया जो पहाड़ी एरियाज हैं, यहाँ पे भी कल्टीवेशन, कुछ 4000 एकड़ के करीब यहाँ पे ड्रग्स उगाई जाती थी, और इस तरह से उसको फिर स्मगलिंग होती थी अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, अक्रॉस द ग्लोब। एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स हैं। पाकिस्तान में शिया एक्सट्रीमिज्म है, पाकिस्तान में सुन्नी एक्सट्रीमिज्म है, पाकिस्तान में रेडिकल एक्सट्रीमिज्म है। पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में है वो है सुन्नी एक्सट्रीमिज्म, और वो लोग बड़े शिद्दत पसंद हैं। वो लोग जो है ना वो दूसरों को भी है, यूजुअली नहीं। फूड सिक्योरिटी इज फोर्थ रीजन। फूड सिक्योरिटी जो है ना वो इस एरिया के अंदर आप हम देखेंगे, जब फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे तो काफी पॉवर्टी है। Although Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan is one of the largest natural resources possessing countries, but still there is a lot of thing to do। इस ये जो एनर्जी सफिशिएंट एरिया है, यहाँ पे पैसे की कमी है, और ये जो है ना वो इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, यहाँ पे जो है ना वो गैस की कमी है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। और तुर्की ये इस एरिया के अंदर, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, इस एरिया के अंदर ये तीनों एरिया इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है तुर्की, माशाल्लाह से 1.15 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है माशाल्लाह से। सो यहाँ पे एनर्जी चाहिए और यहाँ पे पैसा चाहिए, तो यहाँ पे ये लोग यहाँ इसको एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की को। अफगानिस्तान की बात कर ले तो अफगानिस्तान is one of the biggest hurdle in the progress of Pakistan, क्योंकि दुनिया के one of the largest oil reserves, gas reserves इन एरियाज के अंदर है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अब एक गैस पाइपलाइन भी हुई थी जो कि बाद में नहीं अब तक हो सकी ड्यू टू बैड सिक्योरिटी पोजीशन ऑफ अफगानिस्तान। हमारी बहुत ज्यादा डील हुई हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर जो कि अभी तक पूरी नहीं हो सकी ड्यू टू 2 फैक्टर्स। हमारे
इस साइड पे दो कंट्रीज बैठी हुई हैं, एक आइडियोलॉजिकल राइवल है जो कि पाकिस्तान को एक सुन्नी प्रोन कंट्री समझती है, सुन्नी प्रोन इस्लामिक स्टेट समझती है, जो कि खुद वो शिया प्रोन इस्लामिक स्टेट है, तो इसलिए वो आइडियोलॉजिकल राइवल है। दूसरे जो है ना वो रेडिकल वहाबिस्ट हैं, जो कि एक लिबरल मुस्लिम्स को, लिबरल सुन्नी मुस्लिम्स को एक्नॉलेज नहीं करते और इनको वो कुछ ज्यादा ही गलत समझते हैं। सो ये यहाँ पे जो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है ना, जो पाकिस्तान इन एरिया से फायदा उठा सकता है, इन दो स्टेट्स की वजह से वो नहीं उठा पा रहा और ऊपर बैठा हुआ है हमारा मोस्ट आइडियोलॉजिकल राइवल, जिसको हम हमारे सिलेबस में तो नहीं इस तरह पढ़ाया जाता, उसको तो कुछ और ही बताया जाता है, चाइना को। सो पाकिस्तान इस एरिया से टोटली ब्लॉक्ड है और इस एरिया पे टोटल बैठा हुआ है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दिल्ली। सो वी आर स्ट्रेटेजिकली एंड जियोग्राफिकली हम बहुत 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 गहरे गर्म पानियों में है। तो अफगानिस्तान की हम बात कर रहे थे। अफगानिस्तान वॉर ऑन टेरर चल रही है, 4 करोड़ जो लोग हैं उनमें से 90% लोग पॉवर्टी से स्ट्राइव कर रहे हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा मल्टी एथनिसिटीज हैं। अफगानिस्तान की जो टोटल जीडीपी है वो 59 बिलियन यूएस डॉलर्स है। यहाँ पे 4 करोड़ लोग रहते हैं जो कि अलग अलग एथनिसिटी से मुतालिक हैं और वो लोग पाकिस्तान को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं समझते। सो अफगानिस्तान इज अ फैक्टर lagging which is causing hurdle in the progress of economic cooperation organization and for the well-being of Pakistan। फिर बात करेंगे हम ईरान के बारे में। हम पूरा जरा कंप्रीहेंसिवली पढ़ लेते हैं। ईरान के अंदर 99% इस्लाम है और उस इस्लाम में 90% शिया है, 9% सुन्नी है और 0.1% यहूदी भी रहते हैं। इसके 31 प्रोविंसेस हैं, 1245 इसकी सिटीज हैं। ईरान का जो एरिया है वो दुनिया का 17वां सबसे बड़ा एरिया है। ईरान की टोटल आबादी 8 करोड़ 75 लाख है और ईरान का जीडीपी जो है ना वो 360 बिलियन का है। हमारा जीडीपी था 340 बिलियन का। हमारी आबादी थी 24 करोड़, उसकी आबादी है 8 करोड़। टू एक्नॉलेज ऑल दीज थिंग। ईरान के अंदर 79 जुबानें बोली जाती हैं, 65 आबाई जुबानें हैं और 62% लोग उसके अंदर फारसी बोलते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ईरान का इलाका, ईरान की वो चीजें समझ में आए, ईरान के बारे में आपको समझ आएगी तो आप समझेंगे कि 1985 में इन 3 ममालिक ने किस तरह से इस इको को बनाया था। ईरान के पास दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा बड़ा ऑयल रिजर्व है, जो कि 9.5% ऑफ टोटल ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड बनते हैं यहाँ पे। फिर ईरान के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गैस रिजर्व है, जो कि दुनिया का 17.8% ऑफ टोटल गैस रिजर्व बनते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू बी कंसीडर। फिर तुर्की की बात करें हम तो तुर्की के पास दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 1.15 ट्रिलियन इकोनॉमी है। 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ 53 लाख लोग तुर्की में रहते हैं और दुनिया का 36वां सबसे बड़ा एरिया तुर्की पोजेस करता है। बात करेंगे अजरबैजान की। ट्रांस कॉन्टिनेंटल ये एक मुल्क है जो कि यूरोप और एशिया की लास्ट प्लेट्स के ऊपर है। ये 2 कॉन्टिनेंट्स को मिलाता है। पॉपुलेशन 1 करोड़ है और ये जीडीपी के हिसाब से 82वां सबसे बड़ा, 82nd दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इसका टोटल जीडीपी है 77 बिलियन यूएस डॉलर। फिर बात करेंगे तुर्कमानिस्तान की। तुर्कमानिस्तान एरिया के लिहाज से दुनिया का 52nd सबसे बड़ा मुल्क है। 60 लाख इसकी आबादी है, जो कि दुनिया का 113वां मुल्क बनता है ये आबादी के लिहाज से और नॉमिनल जीडीपी का रैंक इसका 42 बिलियन यूएस डॉलर इसका जीडीपी है। फिर बात करेंगे जी उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो दुनिया का 55th लार्जेस्ट एरिया है। 3 करोड़ 60 लाख इसकी आबादी है, जो कि 40वां सबसे बड़ा मुल्क बनता है आबादी के लिहाज से दुनिया का। इसका जो जीडीपी है वो 91 बिलियन यूएस डॉलर्स है और ये जीडीपी के, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 73वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनती है। फिर बात करें कजाकिस्तान की। ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये 9वां दुनिया का सबसे बड़ा इलाके के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके पास रकबा है वो 9वें नंबर पे ये मुल्क आ रहा है। 18 करोड़ इसकी आबादी है, 18 करोड़ 63 लाख और 160 बिलियन इसका जीडीपी है, जो कि 54 बनता है वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। दुनिया की 54th जीडीपी को ये होल्ड करता है। किर्गिस्तान की बात करेंगे। किर्गिस्तान दुनिया के 85th नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से। इसकी आबादी 65 लाख है और इसका जो टोटल जीडीपी है वो है 8.455 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि 142वां बड़ा जीडीपी होल्ड करता है। ताजिकिस्तान एरिया के हिसाब से दुनिया का 49वां सबसे बड़ा मुल्क बनता है। इसकी आबादी 1 करोड़ है, जो कि 92 नंबर पे आती है। मतलब
आबादी के लिहाज से दुनिया का 92 नंबर पे आता है, और इसका जो जीडीपी है वो है 53 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि दुनिया की 109वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनता है। दोस्तों अभी हम देख लेते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1985 में ईरान, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर बनाई थी, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका सबसे जो अपर बॉडी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हाईएस्ट पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स या इस लेवल के लोग जो है ना, इस डेजिग्नेशन के लोग जो भी इसकी रिस्पेक्टिव 10 ममालिक हैं उसमें से लिए जाएंगे। साल में एक मरतबा इसका इजलास होगा, और ये जो है ना वो रोटेटिंग की पॉलिसी पे अगर एक मुल्क एक साल में सदर बन गया है तो अगले साल दूसरा मुल्क बनेगा, फिर तीसरे साल तीसरा, और इस तरह से 11वें साल पहला फिर आ जाएगा। तो इसकी बॉडीज होंगी, ये सबसे सुप्रीम बॉडी है, ये फैसले करती है। जितने भी नीचे वाली बॉडीज हैं, जो भी इनकी पॉलिसीज वगैरह होती हैं, फाइनली अप्रूव इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करती है। दूसरे नंबर पे आता है काउंसिल ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। जितने भी इसके रेस्पेक्टिव 10 मेंबर्स हैं, वो ये परमानेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या एम्बेसडर ईरान के अंदर भेजते हैं, जहां पे इसका एक हेडक्वार्टर है, वहां पे वो लोग बैठते हैं, वो परमानेंटली इस पे वर्किंग करते रहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो साल में एक बार तो मिलती है, लेकिन ये लोग परमानेंटली ईरान में रहते हैं। जो भी वर्किंग इसका मैकेनिज्म होता है, उसको प्रोटोकॉल, जितने प्रोटोकॉल होते हैं, इसको इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं इको की। फिर रीजनल प्लानिंग काउंसिल्स हैं। रीजनल प्लानिंग काउंसिल्स में क्या होता है कि वो जो लोग हेड ऑफ द प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव 10 ममालिक के अंदर, जो इसके 10 ममालिक हैं, उन मालिक के अंदर उनके रीजनल ऑफिसेज होते हैं, उनके अंदर वो बैठते हैं और इको से मुतालिक मुशावरत, कंसलेशन और ये जो जितनी वर्किंग बॉडीज हैं, इनसे मुतालिक जो भी प्रोटोकॉल हो उसको फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करने के बाद ईरान काउंसिल्स में भेजते हैं, काउंसिल ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि साल के आखिर में वो लोग डिस्कस करके उसको अप्रूवल देते हैं या डिसअप्रूव कर देते हैं। फिर जनरल सेक्रेटरीट, ये 6 डायरेक्टोरेट्स हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ सेक्रेटरी जनरल एंड हिज डिप्यूटीज। वही ये काउंसिल ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो तेहरान के अंदर है, वहां पे इसका जनरल सेक्रेटरीट है, जिसके अंदर लोग बैठते हैं, 6 डायरेक्टोरेट्स बैठते हैं, और उनके सुपरविजन और उसके डिप्यूटीज होते हैं, जो कि क्लैरिकल जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, काम होते हैं, उसको ये लोग सर अंजाम देते हैं। इको के काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स थे, हम लोग को नजर नहीं आती, लेस एक्टिव नजर आती है ड्यू टू जियो पोलिटिकल एटमॉस्फेयर, ड्यू टू जियो इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर ऑफ द इंटरनेशनल एरिना, जो कि जैसा हम देख रहे हैं प्राइसिंग हो रही है, ईरान और यूएसए का स्पैट चल रहा है, तुर्की इस रीजन के अंदर जो है ना फ़लस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है। सो वी सी लेस एक्टिव इको एंड वी सी वेरी फ्यू न्यूज रिगार्डिंग इको economic cooperation organization in the news because all these geopolitical spats and all this scenario। इसके इनिशिएटिव देख लेते हैं। इको चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1993 के अंदर लगी थी। ये इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करती है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंजीनियरिंग के बारे में जितनी भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मामला होंगे, इको जो ममालिक हैं इनके अंदर, उसको इको चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री जो है ना वो डील करेगी, और इसको अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लेके आएगी, और इसमें प्रॉपर सपोर्ट फराहम करेगी टू द रिस्पेक्टिव कंट्रीज फ्रॉम वन टू अनदर। दूसरा इसका इनिशिएटिव जो इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक री इंश्योरेंस कंपनी। ये 1995 के अंदर 1995 के अंदर ईरान, पाकिस्तान, तुर्की ने इसको एस्टेब्लिश किया था। मिनिमम आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जो पैसा यहाँ का है, रीजन का है, वो यहीं पे रहे और यहीं पे लगे, इसको इंश्योर करने के लिए री इंश्योरेंस जो है ना कंपनी 1995 के अंदर लगी थी। फिर इको कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग कंपनी थी, जो इंजीनियरिंग और इस तरह से मुतल्लिक हर किस्म की कंसल्टेंसी फराहम करती थी इन ममालिक को, ताकि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मनी हो और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ जो है ना प्लानिंग हो इन इंजीनियरिंग, और किसी भी चीज की इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहतरीन किस्म की कंसल्टेंसी और मदद फराहम की जा सके। फिर इको ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक कायम हुआ था 2005 के अंदर, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इन तीनों ने मिलकर किया था। बाद में 2014 के अंदर अफगानिस्तान और किर्गिस्तान ने 2015 के अंदर इसको ज्वाइन कर लिया था। ये ट्रेड से मुताल्लिक एक ट्रेड डेवलपमेंट से मुताल्लिक बैंक था, जिसमें इको कंट्रीज म्यूचुअल फंड रेज करती थी फॉर द सेक ऑफ बैंक एंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड डेवलपमेंट। फिर जी एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इको का, इको कल्चरल इंस्टीट्यूट। इसी इंस्टीट्यूट के नीचे की अम्ब्रेला के अंदर वो जो ड्रामा है अर्तुगरुल गाजी का, वो बना था। पाकिस्तान और तुर्की ने बाहमी इसको, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। इसका काम क्या था कल्चरल इंस्टीट्यूट का,
ये फॉस्टर करता था, ख्याल करता था, निगरानी करता था और प्रिजर्व करता था। इसका काम है प्रिजर्व करना रिच कल्चरल हेरिटेज जो भी इन इस्लामी मालिक की कंट्रीज के अंदर, क्योंकि पर्शिया एक बहुत बड़ा नाम है हिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ के अंदर जो हिस्टोरिकल जो साइट्स हैं उसको फोस्टर करना, उनको प्रिजर्व करना, उसको केयर करना, उसको आने वाले दुनिया के लिए एक वो एम्बलम बना देना। दिस वाज द ड्यूटी ऑफ इको कल्चरल इंस्टीट्यूट। फिर जी इको साइंस फाउंडेशन, ये साइंस से मुताल्लिक इको का एक इनिशिएटिव था। इको एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इको के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो बनाए जाने थे, ये ऑन कार्ड था कि इन्होंने इन कंट्रीज ने आगे इको एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं जो कि कंट्रीज के म्यूचुअल आपस में होने थे, म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल कोलैबोरेशन से, म्यूचुअल फंडिंग से होने थे। सो ये बनने थे लेकिन अभी तक बने नहीं। इको ड्रग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन यूनिट ये बना हुआ है तेहरान के अंदर, लेकिन ये ज्यादा वर्किंग पोजीशन में नहीं है। फिर इको शिपिंग कंपनी, जो भी कोस्टल एरियाज के अंदर इको ने ये जो ममालिक हैं 10, इन ममालिक ने अपनी कोस्टल एरियाज के अंदर अपनी एक स्पेसिफिक शिपिंग कंपनी बनानी थी, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। सो वो जो शिपिंग कंपनी वो इन कंट्रीज के बिहाफ पे, इस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे शिपिंग करती या फिर आगे ट्रेड वगैरह के प्रोसेस को सर अंजाम देती। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इको रीजनल सेंटर फॉर द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर, इसको कायम होना था, ये भी ऑन कार्ड है, अभी तक ये प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हो सका।